Hello student, welcome in Aradhya classes. Today we learn standard 9 science chapter number 14 lecture number 6. लास्ट लेक्चर नंबर 5 में देखा था वाटर के रिलेटेड के वाटर को पोल्यूटेड हम किस तरह से करते। तो आज के लेक्चर में हम जो सीखने वाला है वो हमारा टॉपिक होगा मिनरल्स रिचेस इन सॉइल। तो स्टार्ट करते हैं मिनरल्स रिचेस इन सॉइल्स। तो जो सॉइल्स होती है तो वो कैसे बनती है, किसे सॉइल कहते हैं हम, तो वहां से हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड एज सॉइल। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, आउटर मोस्ट क्रस्ट भी बोल सकते हैं हम, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ called as a soil। सॉइल्स में क्या क्या चीज रह सकती है? सॉइल्स प्रोवाइड नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड बाय सॉइल्स। तो मतलब ऐसा हम कह सकते हैं सॉइल डिसाइड्स बायोडाइवर्सिटी of the specific or located place। जो सॉइल्स की क्वालिटी है वो सॉइल्स की क्वालिटी क्या डिसाइड करेगी? तो वो लोकेटेड प्लेस की बायोडाइवर्सिटी डिसाइड करेगी। मतलब कि सॉइल्स में जितने सारे न्यूट्रिएंट्स हो गए तो उतने सारे डाइवर्सिटी क्या होगी? चेंज होगी। मतलब कि नंबर ऑफ डाइवर्सिटी है तो बायोडाइवर्सिटी आपको देखने मिल सकती है। और बात करते हैं कि सॉइल्स कैसे फॉर्म होती है। तो सॉइल्स फॉर्मेशन की एक सिंपल प्रोसेस है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल फॉर्म होने में 1000 ईयर लगते हैं, मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं। तो वो 1 डे, 2 डेज, 13 डेज, 1 ईयर, 2 ईयर, 100 ईयर्स की प्रोसेस नहीं है, वो 1000 ईयर की प्रोसेस है। आफ्टर ऑफ 1000 ईयर सॉइल्स क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। वो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से होता है 1000 ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर, बराबर से। तो बीच इज प्रोसेस 1000 ईयर प्रोसेस टू मेक अप सॉइल। तो 1000 ईयर प्रोसेस चलती है। तो वो प्रोसेस में क्या होता है? किसी भी यूज स्टोन होता है वो ब्रेक डाउन होता है। यूज स्टोन ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या बनेगा? स्मॉल स्टोन। देन आफ्टर स्मॉल स्टोन फर्दर ब्रेक डाउन and make a small particles। Then number of small particles get together and form a soil। सिंपल बात है। किसी भी बड़ा स्टोन है, ह्यूज स्टोन है, तो ह्यूज स्टोन ब्रेक डाउन होकर क्या बनेगा? स्मॉल स्टोन बनेगा, converted into small stone। Then after further breakdown of small stone make a small particles and number of particles get together form a soil। फिर से मैं आपको बताता हूँ, यूज स्टोन ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर स्टोन, फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ स्मॉलर स्टोन मेक अ स्मॉल पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स गेट टुगेदर फॉर्म अ सॉइल्स। तो ये प्रोसेस में कौन से ऐसे
पार्ट है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है सन, सबसे पहला पार्ट है सन। तो ड्यूरिंग द डे use stone heat, during the day use stone heat, due to this heat use stone expand, during the night use stone cool down, and due to cool down this is contracted। मतलब ड्यूरिंग द डे स्टोन हीट होता है तो हीट होने वो एक्सपांड होता है, और जब ड्यूरिंग द नाइट वो क्या होता है, कूल होता है, और कूल होने की वजह से वो कंट्रैक्ट होगा। तो एक्सपांड होना, कंट्रैक्ट होना, एक्सपांड होना, कंट्रैक्ट होना, तो ये प्रोसेस जो सनलाइट के सामने स्टोन का जो पार्ट है वहीं पे होगी। सपोज कोई ऐसा स्टोन है और यहाँ पे हमारा सन है, तो वो सन ड्यूरिंग द डे डायरेक्टली स्टोन पे आएगा। बट मैं ये पार्ट की बात करूँ तो ये पार्ट पे सनलाइट नहीं पहुँच पाएगी, तो ये पार्ट क्या होगा, ड्यूरिंग द डे हॉट होगा, और एट नाइट टाइम यही पार्ट क्या होगा, कूल होगा। किसी भी स्टोन का कोई एक पार्ट अनइवन हीट करता है, मतलब ये पार्ट गर्म भी ये पार्ट होता है और कूल डाउन भी यही पार्ट होता है। और जो हमारा स्टोन है, तो स्टोन की अनदर साइड्स की मैं बात करूँ तो वो पार्ट्स ज़्यादा हीट भी नहीं होता है और ज़्यादा कूल भी नहीं होता है। मतलब कि एक ही स्टोन में कोई पार्ट ऐसा है कि जो हीट होता है, कूल होता है, और एक पार्ट ऐसा है वो ज़्यादा हीट भी नहीं होता है, ज़्यादा कूल भी नहीं होता है। मतलब स्टोन में क्या देखा जाता है, अनइवन हीटिंग और कूलिंग देखा जाता है। मतलब अनइवन हीटिंग एंड कूलिंग। तो uneven heating and cooling cause cracks। तो बड़े बड़े जो स्टोन होते हैं तो वो स्टोन में क्या आती है, क्रैक्स आती है। बड़ा जो स्टोन है वो स्मॉलर स्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रैक्स एंड फॉर्मेशन ऑफ huge stone to smaller stone। Further, this smaller stone converted into small particle, क्योंकि smaller stone मतलब कि वो एक टाइप्स का तो स्टोन ही है, तो वो स्टोन भी क्या होगा, ड्यूरिंग द डे हीट होगा, एक्सपांड होगा, ड्यूरिंग द नाइट कूल डाउन होगा और कंट्रैक्ट होगा। तो जो स्मॉलर स्टोन का जो पार्ट सनलाइट के सामने है वही पार्ट ये एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस कर सकता है। मतलब आफ्टर ऑफ ये स्टोन भी क्या होगा, स्मॉलर स्टोन फर्दर कन्वर्टेड इनटू और स्मॉलर स्टोन, देन आफ्टर स्मॉलर पार्टिकल्स यू हैव टू गेट फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स converted into or smaller particles, and at last smallest particle you get, and this smallest particle combine each other, get together and form a soil। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर्स की। जो वाटर है वो दो तरीके से, दो मेथड से किसी भी ह्यूज स्टोन को स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं मेथड नंबर 1।
मेथड नंबर 1 में क्या होगा कि जो सनलाइट की वजह से जो क्रैक्स आई है ना, सनलाइट की वजह से जो भी स्टोन में क्रैक्स आई है वो क्रैक्स water is filled in cracks which is caused by sunlight. During the night, waters in cracks is chilled. During the night, water in cracks is freeze and cracks are widening. वो कैसे काम करता है? मतलब ये कोई बड़ा स्टोन है और ये स्टोन में जहां भी क्रैक आ जाती है तो ये जो क्रैक है ना, ये बड़ा स्टोन है, ये स्टोन में जहां क्रैक है तो वहां क्या फील होगा? वाटर फील होगा. क्रैक्स फील्ड विथ वाटर. ड्यूरिंग द नाइट दिस फील्ड वाटर इज क्या? फ्रीज. और फ्रीज होने की वजह से वो क्या? एक्सपांड होगा. मतलब क्रैक्स क्या होगी? एक्सपांड होगी. ये छोटी सी क्रैक वाटर की वजह से क्या बन जाएगी? बड़ी बन जाएगी. Then after number of cracks expand and huge stone converted into smaller stone. Simple. Cracks are widening and huge stone converted into स्मॉलर स्टोन. मेथड नंबर 2 की मैं बात करूं, फास्ट फ्लोइंग वाटर. फास्ट फ्लोइंग वाटर, ये वाटर है, ये वाटर क्या करता है? फास्ट फ्लो करता है. तो फास्ट फ्लोइंग वाटर कैन कैरी small stone as well as big stone. आप एक देखो कि वाटर फास्ट फ्लो करता है और वाटर फास्ट फ्लो करता है तो वो फ्लो के साथ साथ छोटे छोटे स्टोन भी कैरी कर सकता है. तो वो जो छोटे स्टोन है वो स्टोन जो हमारी रिवर है तो रिवर की जो सरफेस में जो भी स्टोन है उसके साथ क्या हो गया? रब हो गया. उसके साथ रब होने की वजह से कंटिन्यूअसली रब होगा तो वो सरफेस पे जो भी स्टोन हमारा है बड़ा स्टोन वो धीरे धीरे क्या बन जाएगा? छोटा बन जाएगा. दोस्तों फंडा समझो कि फास्ट फ्लोइंग वाटर है तो वाटर का जो स्ट्रीम है तो वो स्ट्रीम में छोटे छोटे पत्थर हो गए. वो पत्थर वाटर का जो डाउन बॉटम का जो सरफेस है वो सरफेस में पड़ा हुआ कोई भी बड़ा पत्थर होगा या वाटर की जो साइड से तो साइड्स में कोई भी पत्थर होगा वो पत्थर के साथ रब हो गए और रब होने की वजह से बड़ा जो कोई भी पत्थर है वो छोटे पत्थर में कन्वर्ट हो जाएगा. क्योंकि एक ही पत्थर को आप कंटिन्यूअसली रब करते हो तो वो क्या बन जाता है? वो वीक बन जाता है और वीक पत्थर क्या होगा? टूट जाएगा. समझना, ये फास्ट फ्लोइंग वाटर कंटेन स्मॉलर स्टोन और यहां पे कोई बड़ा सा स्टोन है. जब ये स्टोन्स के ऊपर से कोई वाटर पास होता है तो वो वाटर के पास क्या है? वाटर के पास कोई सारे स्टोन्स है तो ये पत्थर के साथ ये छोटे पत्थर है वो कंटिन्यूअसली रब हो गए और ये रब होने की वजह से ये पत्थर में क्या आएगी? क्रैक आएगी. और आफ्टर नंबर ऑफ ईयर्स ये बड़ा पत्थर क्या बन जाएगा? ये छोटा पत्थर बन जाएगा. और दोस्तों समझो कि जब ये स्मॉलर स्टोन
rub with a bigger stone, not only bigger stone break down as well as ये छोटा सा स्टोन वो भी ब्रेक होगा। तो वो तो सिंपल बात है, हम किसी भी दो चीज को कोलाइड करते हैं, कोलिजन बनाते हैं, तो कोलिजन की वजह से क्या होगा कि ये दोनों चीज पर इफेक्ट तो होगा ना। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक भी चीज पे इफेक्ट है, एक चीज पे इफेक्ट नहीं आता है। जब ये पत्थर के साथ कोई दूसरा पत्थर टकराता है तो ये दोनों पत्थर में इफेक्ट आती है, मतलब दोनों पत्थर क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं। और नंबर ऑफ कोलिजन के बाद ये छोटे छोटे पार्टिकल भी छोटे छोटे पत्थर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से मैं आपको सिखाता हूँ, नंबर ऑफ कोलिजन के बाद ये छोटे छोटे पत्थर है वो भी छोटे से पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये पत्थर कहाँ से आया, तो ये पत्थर तो बहुत दूर से आया है, मतलब कि जो ओरिजिनली लैंड वो कहीं पे आप मिलेगी, और ये पत्थर है तो वो भी पत्थर आपका कहीं और जगह से आया होगा। मतलब कि जो लैंड है ना, ओरिजिनली लैंड कहीं दूसरी जगह का जो पत्थर है वो पत्थर पे डिसाइड करती है किसकी पत्थर से वो लैंड बनी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं विंड। वाइंड हैव अ सिमिलर प्रोसेस एज वाटर। विंड के पास भी कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी बड़े पत्थर को छोटे पत्थर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और चौथा वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइकेन लाइक्स जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो स्टोन की सरफेस पे आती है। लाइकेन स्टोन की जो सरफेस है तो स्टोन की सरफेस पे ग्रो होती है। आफ्टर ऑफ ग्रोथ वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल्स अक्रॉस करती है। number of substances released on stone surface, number of substance released on stone surface। तो वो सब्सटेंस कहां से आया, तो वो सब्सटेंस लिकेन ने क्या किया, रिलीज किया। और यही सब्सटेंस की वजह से stones are break down। अब stones break down हो गए, then after some mosses like organism grow, some mosses like organism grow, root of organism or plant penetrate on stone, इन स्टोन भी बोल सकते हैं। जो स्टोन्स ब्रेक डाउन हो गया, बाद में मोसिस लाइक ऑर्गेनिज्म ग्रो होती है, और मोसिस लाइक ऑर्गेनिज्म ग्रो होने की वजह से स्टोन्स के भीतर कहाँ चला जाता है, तो स्टोन्स के भीतर रूट, जो मोसिस का जो रूट होता है वो रूट अंदर चला जाता है। फिर से बताता हूं मैं आपको, लाइकेन लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो इनटू द स्टोन, देन आफ्टर he across all life cycles, then after he some substance release on a stone surface, then stones are break down. Due to the substance stones are break down, then after mosses like organism grow. Further mosses penetrate its root into the stones। किसी भी स्टोन्स पे जब रूट्स भीतर जाता है तो क्या होता है, स्टोन्स टूट जाता है। आपने भी कई बार देखा होगा कि किसी भी बड़ा ट्रीज होता है तो बड़े ट्रीज जब हमारी जो लैंड है तो लैंड पर ग्रो होती है तो जो आसपास की जमीन को वो क्या कर देती है, तोड़ देती है।
मतलब कि उनके रूट्स के पास इतनी ताकत होती है वो किसी भी जमीन को तोड़ दे। ड्यू टू penetration of root smaller stone converted into smaller stone or particles। तो ये दोस्तों चार बातें ऐसी थी कि जिस वजह से लैंड क्या होती है, फॉर्म होती है। बाद में हम सॉइल पोल्यूशन भी देख सकते हैं, लैंड पोल्यूशन भी देख सकते हैं कि लैंड को कैसे हम पोल्यूट करते हैं। तो इसकी बात हम कर लेते हैं। ओके, तो कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल्स की बात करते हैं। तो आपके बुक में एक एक्टिविटी दी गई हुई है कि आपको क्या लेना है, एक बीकर लेना है और बीकर में थोड़ी सी सॉइल्स ले लेनी है। तो ये है आपकी सॉइल्स। और सॉइल्स की जो अमाउंट है वो अमाउंट से कहीं सारा पानी आपको लगा देना है। दिस इज वाटर, विच इज सॉइल्स। देन आफ्टर आपको अच्छी तरह से शेक करना है और शेक करने के बाद आपको क्या करना है, सेटल डाउन। तो व्हेन सॉइल इज सेटल डाउन आपको क्या मिलेगा, लेयर मिलेगा। सबसे सॉइल्स में जो भी पार्टिकल्स हैवी पार्टिकल्स है तो वो सबसे पहले बॉटम में आ जाएंगे। इसके बाद जो थोड़े बहुत हल्के हो गए वो आएंगे तो आपको एक ये लेयर मिलेगा। इसके बाद जो बहुत हल्के हो गए वो जमा हो गए तो आपको ऐसे लेयर मिल सकता है। और कोई अमाउंट ऐसा होगा कि वो फ्लो करता होगा। जो वाटर की सरफेस है तो वाटर की सरफेस पे वो क्या करेगा, स्विम्स करेगा। तो ये एक्टिविटी से हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारी सॉइल्स है वो सॉइल्स के पास कई सारे कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स होते हैं। तो कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो देखते हैं। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल्स। पहला वाला टॉपिक, सॉइल्स कंटेन रॉक्स, डीके, एनिमल जिसे हम बोलते हैं ह्यूम्स, डिकम्पोज, प्लांट्स मटेरियल। नेक्स्ट बात करते तो मिनरल्स, दिस इज ऑल आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल्स। नेक्स्ट बात करेंगे ह्यूम्स। व्हाट इज ह्यूम्स, which is very important for soils because humus provide number of nutrients for the growing plants। हम लिख सकते हैं amount of humus are more quality of land इज मोर। जो भी सोइल्स और जो भी लैंड में ह्यूम्स की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है तो वो लैंड और सोइल्स की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी को कैसे देखी जाती है,
ज़्यादा देखी जाती है, मतलब अमाउंट ऑफ ह्यूम्स आर मोर, क्वालिटी ऑफ लैंड इज मोर। तो वो ह्यूम्स कहाँ से आता है? तो डीके एनिमल्स का जो डीके पोर्शन होता है वो होता है ह्यूम्स। वो क्या प्रोवाइड करता है? वो फर्टिलिटी प्रोवाइड्स करता है, मतलब कि अमाउंट ऑफ ह्यूम्स ज़्यादा है तो वो लैंड की, वो सोइल्स की फर्टिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और फर्टिलिटी ज़्यादा होगी मतलब कि वो लैंड, वो सोइल्स की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी कैसे देखी जाती है? अच्छी तरह से देखी जाती है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम पोल्यूशन की, कि किस तरह से हम पोल्यूशन करते हैं और पोल्यूशन की वजह से लैंड कैसे डिस्ट्रॉय होती है, सॉइल्स कैसे डिस्ट्रॉय होती है। तो हम यूज़ करते हैं, अगले लेक्चर में देखा था, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स directly come on surface of soils। सरफेस ऑफ सॉइल्स में ये केमिकल्स आता है फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स। तो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की वजह से जो अर्थवॉर्म होती है, अर्थवॉर्म्स वन टाइप ऑफ इंसेक्ट आर किल्ड। अर्थवॉर्म क्या करता है? अर्थवॉर्म स्मूदन टू दी सॉइल, सॉइल को स्मूथ करता है और प्रोवाइड ह्यूम्स टू दी सॉइल। जब अर्थवॉर्म ही नहीं रहेगा तो ह्यूम्स कहाँ से आएगा? तो ये था सोइल पोल्यूशन की वजह से इफेक्ट क्या होता है। तो ये मैंने इफेक्ट की बात की कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड हम यूज करते हैं वो डायरेक्टली कहाँ आता है? सोइल्स के सरफेस पे आता है, सोइल की सरफेस में आता है। जो अर्थवॉर्म होती है वन टाइप ऑफ इंसेक्ट दैट दिस आर किल्ड, और ये किल होने की वजह से हमारी जो सोइल्स होती है वो क्या नहीं होती है? स्मूथ नहीं होती है, क्योंकि अर्थवॉर्म क्या करता है? सोइल को स्मूथ करना है और प्रोवाइड ह्यूम्स प्रोवाइड टू दी सोइल्स। जब अर्थवॉर्म नहीं रहेगा तो हमारी लैंड स्मूथ भी नहीं होगी और हमारी सोइल को ह्यूमस है वो भी प्रोवाइड नहीं होगा। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? फर्टिलिटी ऑफ soil is loose and quickly. Fertile soil make as a unfertile soil. क्विकली चेंज होगा। फर्टाइल सोल होगी वो कैसे बन जाएगी? अनफर्टाइल सोल बन जाएगी। तो सोइल पोल्यूशन की वजह से ये एक इफेक्ट है वो देखी जाती है। बाद में हम बात करते हैं इरोजन ऑफ सॉइल्स। तो वो टीच करने के लिए भी आपको एक एक्टिविटी दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कि सोइल का इरोजन कैसे होता है। तो आपको क्या लेना है? एक ट्रे लेनी है और एक ट्रे की सरफेस पे आपको छोटे छोटे ग्रेन्स को क्या कर देना है? प्लांटेशन करता है। और एक जो ट्रे है तो उनकी सरफेस पे आपको क्या ले लेना है? सिंपली सॉइल्स ले लेनी है। मतलब कि ये क्या है? प्लांट है और ये क्या है आपके लिए? सॉइल्स है। और आपको एक्सटर्नली क्या अप्लाई करना है? एक्सटर्नली आपको अप्लाई करना है वाटर। जितना वाटर आप ट्रे नंबर 1 में अप्लाई करते हो इतना ही वाटर आपको ट्रे नंबर 2 में भी अप्लाई करना है। आप देखोगे कि जब ये वाटर आएगा ना तो ये वाटर का अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ वाटर इज लेस। क्योंकि ये जो सॉइल है तो सॉइल की सरफेस पे कोई प्लांटेशन नहीं की गई है, तो इस वजह से क्या होगा कि जो भी हम वाटर को अप्लाई करते हैं वो वाटर सीधा नीचे आ जाएगा। तो वाटर के साथ साथ कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हो गए, सॉइल्स के पार्टिकल्स,
वो भी नीचे आ जाएगा और यहाँ पे ये प्रोसेस नहीं होगी। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो प्लांट है ना, प्लांट वो सोइल्स को क्या करता है, स्ट्रांगली बाउंड करके रखता है, मतलब कि सोइल्स को इरोजन करने से बचाता है। चलो मैं और बात करता हूँ। सपोज ये हमारी अर्थ का, हम जहाँ रहते हैं उनका आउटर मोस्ट लेयर है, तो जब ये लेयर को आप निकालते जाओ तो एक टाइम से ऐसा आएगा कि आपको क्या मिलेगा, बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे। जब वाइंड आती है तो वाइंड्स क्या करती है, ये सारा है ना ऊपर का सरफेस उनको खींच लेती है। तो जिस जगह पे वाइंड का अमाउंट ज़्यादा है तो धीरे धीरे जो ऊपर का जो फर्टाइल ये फर्टाइल पोर्शन है, वो फर्टाइल पोर्शन कहाँ चला जाएगा, दूर चला जाएगा। मतलब कि ये ट्रांसपोर्ट कर देगी, यहाँ से लैंड क्या कर देगी, ट्रांसपोर्ट कर देगी। तो आपने देखा होगा कि हमारे सरफेस पे जो भी मिट्टी लगी होती है, बराबर है, तो वाइंड की वजह से वो मिट्टी कहीं दूर चली जाती है। तो इस वजह से तो कि जो फर्टाइल सॉइल है कि ये फर्टिलिटी प्रोवाइड करती है, ये जो ऊपर का जो सरफेस है ना वही फर्टिलिटी प्रोवाइड करती है। तो वो जब चली जाती है, इसका इरोजन हो जाता है, तो बाद में क्या मिलेगा आपको, सिर्फ पत्थर ही मिलेगा, क्योंकि ऊपर की जो सरफेस थी वो तो पवन की वजह से कहाँ गई, चली गई। तो आपको क्या मिल जाएगा, पत्थर मिल जाएगा। और पत्थर को आप जो स्टोन्स है, रॉक्स है, तो वो तो आपको मालूम है उसकी फर्टिलिटी इज वेरी लो। तो विंड सॉइल्स का जो इरोजन है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है। तो दोस्तों आज के लेक्चर्स में हमने क्या सीखा, सॉइल्स कैसे बनती है। तो मैंने सिखाया कि सन की वजह से जो रॉक्स होते हैं, जो स्टोन्स होते हैं, वो अनइवन अमाउंट्स में हीट्स होते हैं और ड्यू टू द हीट्स क्रैक्स आर फॉर्म। देन आफ्टर मैंने वाटर की बात की कि जो वाटर है वो इसमें क्रैक्स में फील होता है और वाटर का फ्लोस होता है। तो वाटर का जो फ्लोस है तो वो भी छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं उसको कैरी करता है। तो वो कैरी होने की वजह से दो स्टोन्स क्या हो गए, रब हो गए और स्टोन्स छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए। देन आफ्टर मैंने वाइंड्स के बारे में सीखा। तो वाइंड्स की प्रोसीजर जिस तरह से वाटर की इसी तरह से है। देन आफ्टर मैंने सीखा है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी क्या करती है कि ह्यूज स्टोन्स, ह्यूज रॉक्स है तो ह्यूज रॉक्स टू कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर स्टोन। देन आफ्टर मैंने सॉइल्स की बात की, कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल्स। तो कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल्स के रॉक्स है, डीके एनिमल है, डिकम्पोज प्लांट्स मटेरियल जैसे डेंट्रिट्स बोलते हैं, और बहुत सारे मिनरल्स है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो सॉइल्स क्या करती है, रखती है अपने पास। और ये सब क्यों जरूरी है, तो ये सब इसीलिए जरूरी है कि यही सॉइल्स को क्या देता है, फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है। देन आफ्टर मैंने सीखा कि अमाउंट ऑफ ह्यूम्स आर मोर, क्वालिटी ऑफ लैंड्स और सॉइल्स इज मोर। देन आफ्टर मैंने इरोजन की बात की कि इरोजन की वजह से जो फर्टाइल सॉइल्स है वो क्या बन जाती है, अनफर्टाइल बन जाती है। दोस्तों यहीं पे लेक्चर नंबर 6 समाप्त करते हैं। मिलते हैं लेक्चर नंबर 7 में। लेक्चर नंबर 7 में हम जो सीखने वाले हैं, तो लेक्चर नंबर 7 का टॉपिक होगा वाटर साइकिल, वाटर की साइकिल्स। तो उसके लिए बारे में हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 7 में। मिलते हैं लेक्चर नंबर 7 में। थैंक यू।